Good morning, everybody. In the 11th class, in the basic concept that is your the first unit, today we are to discuss about the limiting agent and the mole weight and the equivalent weight also, and the atomic weight. So, first of all, what is the limiting agent? So, in the chemical reaction, as per the Dalton and the chemical law of the chemical combination, हमारे रासायनिक संयोग के जो नियम हैं उनके आधार पर जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हमें न्यूनतम मात्राओं की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि उस रासायनिक अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री अर्थात रैले समीकरण होती है, समीकरण बनने के पश्चात उसमें निर्धारित मात्राओं का होना आवश्यक होता है। लेकिन अधिकांशतया हम एक सामान्य अध्ययन में जब अभिकारकों को किसी अभिक्रिया के लिए लेते हैं तो उनकी मात्राएं पर्याप्त नहीं होती है। तो पर्याप्त मात्रा होना आवश्यक है और ये पर्याप्त मात्रा कहाँ से आपको मालूम पड़ेगी? जब आप उस रासायनिक अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री का स्टडी कर लेंगे। तो लिमिटिंग एजेंट क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जिसकी दी गई मात्रा पूर्णतया उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसे अभिकारक को उस रासायनिक अभिक्रिया का लिमिटिंग एजेंट कहा जाता है। ये इस लिमिटिंग एजेंट का मतलब होता है। सीमांत, जैसे हिंदी में बोलते हैं सीमांत अभिकारक, अर्थात उस रासायनिक अभिक्रिया की सीमा जो है उसकी जो पदार्थ की उत्पाद की जो मात्रा है वो निर्धारित कौन करेगा? जो अभिकारक पूर्णतया उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, इसको हम बोलते हैं सीमांत अभिकारक। तो सीमांत अभिकारक के लिए हमें एक उसके निश्चित जो स्टाइकियोमेट्री है उसकी जानकारी होना आवश्यक होता है। ठीक है। अब न्यूनतम मात्रा वाला जो पदार्थ है ये पूर्णतया जो है ना वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, इसका आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन प्लस ये मैं पूरी स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन लिख रहा हूं 2NH3, ये एक बैलेंस इक्वेशन है जो पूर्णतया संतुलित है। तो नाइट्रोजन का 1:3 हाइड्रोजन, तब ये दोनों मिलकर के पूर्ण अनुपात में उत्पाद अर्थात 2 में उत्पाद बनाएंगे। अब आपने क्या किया कि रासायनिक अभिक्रिया में ये तो ले लिया 2 मोल, ठीक है, और ये ले लिया आपने 3 मोल। तो 2 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल आपने पदार्थ ले लिए, ये हमारी ली गई मात्रा है। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों अभिकारकों का अभिकारक जो है इनकी जो मात्रा इन्हें ली है इनमें से कौन सी मात्रा जो है वो सीमांत मात्रा कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर कि जब स्टाइकियोमेट्री पढ़ते हैं, स्टाइकियोमेट्री रैले समीकरण मिलती है, तो यहाँ ये देखते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया होती है, तो अभिक्रिया पूर्ण संपन्न होती है 3 मोल हाइड्रोजन से। लेकिन हमने पदार्थ की मात्रा कितनी ले ली यहाँ पर? 2 मोल। तो होगा क्या कि 2 मोल नाइट्रोजन में से केवल 1 मोल नाइट्रोजन इस 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके पूर्णतया अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे पास 1 मोल शेष रहेगी, अर्थात 1 मोल नाइट्रोजन जो है ना ये हमारे पास में शेष रहेगी, बैलेंस में रहेगी। और जो 3 मोल हाइड्रोजन ली थी ये पूर्णतया उत्पाद में परिवर्तित हो गई। तो परिभाषा वापस आप इसी के अनुसार इसको बता सकते हैं। सीमांत कौन हुआ? तो सीमांत अभिकर्मक जो पूर्णतया उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे कि इस अभिक्रिया में अगर ये मात्राएं दी जाए तो हाइड्रोजन जो है ना वो एक सीमांत अभिकारक हो गया। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि इसकी मात्रा पूर्णतया उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है और ये मात्रा शेष रह जाएंगे।
इसलिए ये हाइड्रोजन जो है उसका सीमांत अभिकारक कहलाएगा। इसी तरह से H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो यहाँ पे 2 मोल जो है ना वो हाइड्रोजन ली जाती है और 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन ली जाती है। ये हमारी जो है ना वो स्टोइकियोमेट्री कहलाएगी। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर जो है ना वो 4 मोल ले लिए, ये हमारी ली गई मात्रा है, और ऑक्सीजन ले लिया आपने 1 मोल। ऑक्सीजन को 1 मोल लिया और 4 मोल आपने ले लिए हाइड्रोजन के। अब ऐसी परिस्थिति में आपसे पूछा जाए कि ये इस अभिक्रिया का सीमांत अभिकर्मक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे आप देखिए कि सीमांत अभिकर्मक को जब हम पढ़ेंगे तो ये ऑक्सीजन का 1 मोल पूर्णतया इस जल में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो अब हमारे पास में शेष कितने रह जाएगी? हाइड्रोजन 2 मोल रह जाएगी। तो सीमांत कौन हुआ? ऑक्सीजन हो गया। तो इस अभिक्रिया का सीमांत अभिकर्मक ऑक्सीजन, क्योंकि ये ली गई मात्रा पूर्णतया उत्पाद में परिवर्तित हो गई। ठीक है, द गिवन अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इज टोटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, सो द ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग एजेंट ऑफ दिस रिएक्शन। इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो ये लिमिटिंग एजेंट जो है इनका हमारे रासायनिक अभिक्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए आप किसी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में जब अभिक्रिया कराने के लिए अभिकारकों को लेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी स्टोइकियोमेट्री जो हमारी वो पूर्णतः सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो ये सीमांत अभिकारक के बारे में। ऐसे बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है, आपको सबसे पहले उसकी स्टोइकियोमेट्री को लिखना है। स्टोइकियोमेट्री को पहले आप लिखिए, उसके बाद आप निर्धारित कीजिए कि इसमें जो है ना वो हमारा सीमांत कौन बनेगा। तो ये सीमांत अभिकर्मक के बारे में। अब आ जाते हैं आपके एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट। ये तीनों ही जो भार हैं वो हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में, उनके मात्रात्मक संगठन अथवा उनके आयतनात्मक संगठन को जानकारी लेने के लिए, उनका पूर्ण अध्ययन करने के लिए हमें इन तीनों बातों की जानकारी आवश्यक है, अर्थात अणुभार, तुल्यांकी भार और उसके साथ में परमाणु भार। तो सबसे पहले परमाणु भार। तो परमाणु भार के बारे में ये कहा जाता है हमारा एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट जो परमाणु भार है इसको आप किस तरह से परिभाषित करें? तो साधारण जो परमाणु भार आपने आवर्त सारणी में देखा होगा कि जैसे कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ये परमाणु भार आपने पढ़े हैं ना। कार्बन के 12 ग्राम और हाइड्रोजन का जो है ना वो 1 ग्राम, ये इसके बाद आपने पढ़ा है। ठीक है, मैग्नीशियम का जब हम पढ़ते हैं Mg, और Mg जो है ना आपका 24 ग्राम, अथवा जब ऑक्सीजन को पढ़ते हैं तो कहते हैं 16 ग्राम, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हुआ। तो ये ग्राम परमाणु भार कहलाते हैं, इनको बोलते हैं ग्राम परमाणु भार। अब ये जो ग्राम परमाणु भार है इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाए? तो किसी भी तत्व के परमाणु का सही परमाणु भार ज्ञात करना लगभग असंभव है। कारण क्या है कि परमाणु को एक दूसरे से वियोजित हम नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा कि जब परमाणु सेपरेट नहीं होगा, आइसोलेट नहीं होगा, तो उस स्थिति में उस कण का या उस परमाणु का, उस सूक्ष्म कण का भार कैसे ज्ञात किया जाए? और परमाणु को हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में इनके भार को कैसे पता लगाएं? तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मेथड्स होते हैं उनके द्वारा इन तत्वों के परमाणु भारों को ज्ञात किया जाता है। लेकिन जो हमारे प्रचलित ग्राम जो भार होते हैं ये आपेक्षिक अणुभार, अर्थात इनको हम रिलेटिव एटॉमिक वेट बोलते हैं। ये रिलेटिव एटॉमिक
वेट, अर्थात अपेक्षित आपको किसी एक को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, एक को जो है वो मानक मानना पड़ेगा। तो एक को मानक मानते हुए आप इनके भारों का अपेक्षित भार ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा ये कि इन तत्वों के परमाणु भार का सही पता लगाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बहुत से तत्व ऐसे हैं जिनके आइसोटोप होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए, ऑक्सीजन 16, 17, 18, हाइड्रोजन 1, 2, 3, क्लोरीन जो है ना वो 35.5, Cl की जब बात आती है तो Cl के ना 2 बेट हो गए, ये 2 आइसोटोप है। एक आइसोटोप 35.5 का होता है, एक आपके 37.5 का होता है, ये इनके आइसोटोप है। ठीक है, तो जो आइसोटोपिक एलिमेंट हैं उनके परमाणु भार को सही ज्ञात करना असंभव है, लगभग असंभव नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि उसमें 2 प्रकार के परमाणु का भार सम्मिलित होता है। इसलिए जो आइसोटोपिक भार जो होते हैं उनका जो कैलकुलेट, उनका जो भार है वो सही परमाणु भार न होकर के उनका औसत भार निकाला जाता है। कार्बन दोनों को जोड़ करके और फिर इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो इस तरह से हम इनके आप एवरेज एटॉमिक वेट हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो हमारे इनको आपसे पूछा जाए कि परमाणु भार की इकाई क्या है, तो परमाणु भार की इकाई जो है वो AMU अर्थात इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु भार इकाई। तो परमाणुओं के आपेक्षिक भारों को AMU इकाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है, इसमें इसको पढ़ा जाता है AMU में। अब आप किसी तत्व के परमाणु भार को आपेक्षिक कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या है कि किसी एक को स्टैंडर्ड मानक मानना पड़ेगा। तो मानक तो हम जैसे हाइड्रोजन को मान लेते हैं, ये सबसे सिंपल एलिमेंट है, सरल तत्व है ये 860 का, तो इसका परमाणु भार 1 होता है। तब हम देंगे कि तत्व का अपेक्षित भार वह भार है जो हाइड्रोजन के एक परमाणु भार से कितना गुना भारी है, एक परमाणु भार से कितना गुना भारी है वह भार उस तत्व का अपेक्षित अर्थात रिलेटिव एटॉमिक वेट कहलाएगा। जब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के लिए 12 ग्राम, तो अब हम यहाँ परमाणु की अपेक्षित परिभाषा क्या बोलेंगे, अपेक्षित भार की परिभाषा कि तत्व का वह भार जो कार्बन के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, कार्बन के 1/12वें भाग से, यहाँ पे आएगा 1/12वां भाग, तो 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है वह उस तत्व का भार, उसका अपेक्षित परमाणु भार कहलाएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो देखेंगे 1/16वां भाग, तो किसी तत्व का भार वह भार जो ऑक्सीजन के 1/16वें भाग से कितना गुना भारी है वह उस तत्व का परमाणु भार कहलाएगा। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा इन परमाणुओं का भार जो है वो ज्ञात किया जाता है। अब इसी तरह से दूसरे में आ जाएगी आपका एटॉमिक वेट के बाद मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अणु भार जिसे बोलते हैं। तो अणु भार जो होता है वो उसकी परिभाषा भी ठीक इसी तरह से पढ़ी जाएगी, अर्थात सही अणु भार पता करना लगभग असंभव है, और हम यौगिकों के या तत्वों सूक्ष्म अणुओं के जैसे H2 एक अणु है, तो H2 के एक अणु का भार कितना होगा 2 ग्राम, जैसे ये H2 है तो H2 का भार हो गया 2 ग्राम। ठीक है, ये इसका मोल वेट कहलाएगा। जब O2 की बात आती है तो हम बोलते हैं इसका 32 ग्राम हो गया, ये इसके मोल वेट कहलाएंगे। ठीक है, अब इनके जो अपेक्षित भार है वो कैसे निकाला है, तो अपेक्षित अणु भार के लिए जो हमारा मोल वेट है ये आपके इसी घंटे हो जाएगा पदार्थ का भार, अर्थात वेट ऑफ सब्सटेंस, या सब्सटेंस से मतलब अणु से है। ठीक है, बटा हुआ उसे आप डिवाइड कर दीजिए कि 1/12, ठीक है, ऑफ कार्बन,
और कार्बन के 1/12वें भाग का जो है ना वो आप उस दिए हुए भार में उसको आप विभाजित करें तो उससे जो भार आएगा वो हमारा कहलाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, अर्थात आपेक्षिक अणुभार। तो आपेक्षिक अणुभार जो है वो इस कार्बन के द्वारा अथवा ऑक्सीजन के द्वारा भी पता किया जा सकता है। तो ये अणुभार के बारे में। और वैसे आपको जब अणुभार अगर कैलकुलेट करना तो सीधी सी बात, जैसे ये बड़े अणु है सल्फ्यूरिक एसिड, आपसे कहा जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार निकालो तो इसमें सब 1/12 भाग से पहले हाइड्रोजन निकालो, फिर सल्फर निकालो, फिर ऑक्सीजन निकालो। तो इसके अलावा सीधे जो भाग आप जोड़ दीजिए तो ये 2 हो गया, सल्फर का हो गया 32 और एक ऑक्सीजन 16 होता है तो ये हो गया 64 और ये टोटल हो गया 98 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो अणुभार है वो हो गया आपके 98 ग्राम, 98 ग्राम। तो जो हमारे जटिल यौगिक होते हैं जिसमें 2 से अधिक परमाणु सम्मिलित हो तो उनकी जो अणुभार है वो उनके परमाणु भारों का योग होता है। ये सीधी सी कैलकुलेशन है। अब एक तीसरा भाग और है आपके कोर्स में, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। अर्थात जो कहते हैं तुल्यांकी भार और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये ई इसका संकेत होता है। तो पदार्थों के तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार को पढ़ने के लिए आपको उसके अणुभार और उसके परमाणु भार की जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात जब किसी यौगिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसका अणुभार कितना है, और जब आप किसी परमाणु के बारे में तुल्यांकी बारे में या तत्व के तुल्यांकी भार के बारे में जानकारी चाहते हैं तो फिर उसका परमाणु भार क्या है। तो अब ये अलग अलग इसकी जो है वो कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि ये जो एलिमेंट है अर्थात तत्व का जो तुल्यांकी भार है, तत्व का इक्विवेलेंट वेट, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। तत्व का इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, तो इसका सीधा कैलकुलेशन ये है कि उसका जो एटॉमिक वेट है वो आपको मालूम होना चाहिए और परमाणु भार में उसकी आप वैलेंसी, ठीक है, अर्थात उसकी संयोजकता का भाग दे दीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार कितना है, ठीक है, Mg के लिए, तो Mg का एटॉमिक वेट कितना हुआ 24 और इसका जो वैलेंसी कितनी है 2, तो ये हमारा 12 ग्राम। तो कहेंगे मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार 12 ग्राम हो गया। तो तत्व के परमाणु भार में उसकी संयोजकता को विभाजित कर दीजिए। एल्यूमिनियम का निकालना तो कैसे निकालेंगे 27/3। जब आपको पूछा जाए कि एल्यूमिनियम का ज्ञात करो तो एल्यूमिनियम के लिए 27/8 अर्थात 9 ग्राम। और एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार हो गया 9 क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। तो परमाणु ये तत्वों के परमाणु भार। अब किसी क्षार के बारे में, तो क्षार का जो है मोल वेट कितना, ये तो तत्व का हो गया। अब हम बोलते हैं आपके बेस का, ठीक है, बेस का मतलब यहाँ पे क्षार से है। तो क्षार का जो तुल्यांकी भार है उसको ज्ञात करने के लिए पहले आप इसका मोल वेट का पता कीजिए, ये आपको जानकारी होना चाहिए मोल वेट। और इस मोल वेट में क्षार के लिए जब आप निकालेंगे तो उसकी अम्लीयता, एसिडिटी, इसको बोलते हैं एसिडिटी अर्थात अम्लीयता। अब एग्जांपल देखिए इसके लिए कि जैसे आपसे पूछा जाए कि NaOH, तो NaOH का जो तुल्यांकी भार है उसकी गणना आपसे पूछा जाए कि यार इसका तुल्यांकी भार बताओ, तो NaOH का जो अणुभार है वो कितना हो गया 40। कैसे आया 23 और 16, 39 से ये 40, तो ये 40 हो गया इसका अणुभार मोल वेट। तो 40 में आप इसके अम्लीयता, अब इसी क्षार की अम्लीयता का मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ OH आए, अर्थात OH आयनों की संख्या कितनी, तो OH आयनों की संख्या इसमें 1 है, इसलिए इसका भार तुल्यांकी भार भी 40।
तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अणुभार और तुल्यांक भार एक समान होता है, एक जैसा होता है। जैसे कि ये 40 आया एनिमल्स के लिए, हम यह बताएंगे कि ये इसका इक्विवेलेंट वेट 40 होगा, ठीक है, ये इस प्रकार से। और अम्लीयता, उसकी अम्लीयता का मतलब होता है कि OH अणुओं की संख्या कितनी है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उसमें 3 होते हैं, और एल्यूमिनियम के उसमें हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक भार के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, OH का होल थ्राइस। अब इसका मोल वेट कितना हुआ, तो आप इसको ये 27 हो गया इसका, और 16 17 ये 51, तो टोटल वेट आपके आ जाएगा इसमें 78 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 18, ये 26। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो तुल्यांक भार वो 26 है। क्यों आया, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में OH अणु की संख्या 3 इसकी अम्लीयता हो गई, ये इसका अणुभार हो गया, अणुभार बटा अम्लीयता। इसी तरह से आप किसी अम्ल के बारे में पता कीजिए, एसिड के लिए, तो एसिड के लिए भी वही बात आएगी, यहाँ पर इसका पहले आप मोल वेट पता हो, और फिर इसकी जो है ना वो बेसिसिटी, इसको कहते हैं अम्ल की क्षारकता। और अम्ल की क्षारकता का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ H आयन, इसका आप बताएंगे नंबर ऑफ H आयन। तो उस अम्ल में H आयनों की संख्या कितनी, जैसे आपसे पूछा जाए HCl, तो HCl का 36.5 बटा हुआ A, ये HCl के लिए हो जाएगा। तो HCl का तुल्यांक भार, क्योंकि HCl का अणुभार 36.5, इसमें हाइड्रोजन कितने, A, ये इसकी होगी क्षारकता, तो HCl की क्षारकता एक होगी 36.5, इसलिए इसका जो तुल्यांक भार होगी 36.5 होगा। और मोल वेट और इक्विवेलेंट दोनों बराबर हो गए। सल्फ्यूरिक एसिड का निकालो, H2SO4, तो H2SO4 के लिए आपको 98/2, तो 98 क्या है इसका अणुभार, और 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से तो इतना 49। 2 से क्यों किया, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज 2, प्रतिस्थापी हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2, इसलिए इसका जो रेट हो गया 49, ये तुल्यांक भार हो गया। तो अणुभार, तुल्यांक भार, लिमिटिंग एजेंट, ये आज के टॉपिक रहे हैं, और इसी के साथ आपके आज इस यूनिट का समापन भी हो गया है।